नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर तय हो गया है। जब मैं ये स्टोरी बना रहा हूं उस समय यह खबर आई है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया है और राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भाजपा जीतते जीतते बिहार में कैसे रह गई और आखिर अमित शाह इस बार कैसे चूक गए। क्या भाजपा की रणनीति में कोई बड़ी चूक रह गई है? क्योंकि बिहार में जो कुछ राजनीतिक तमाशा कुछ माह पहले शुरू हुआ, इसमें भाजपा शुरू से ही फंसी हुई दिख रही है और पर्दे के पीछे एक गेम प्लान किया जाना तय हो गया था। पहले आप बिहार में आंकड़ों का गणित समझ लें, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। मौजूदा समय में बिहार में एनडीए की सरकार है। हालांकि जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे, पता नहीं उस समय एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन इस सरकार में बीजेपी, जेडीयू और हम हिस्सेदार हैं। एनडीए के पास कुल 126 विधायक है और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है। अब एक समीकरण समझिए, मान लीजिए बीजेपी और जेडीयू में राजनीतिक तलाक होता है, जो कि तय ही हो गया है, तो आरजेडी के पास विधायक है 79, बीजेपी के पास विधायक है 77 और जेडीयू के पास विधायक है 45। इस तरह से सरकार में बने रहने के लिए जेडीयू को 77 विधायक की जरूरत पड़ेगी, जबकि भाजपा को 45 विधायक की जरूरत पड़ेगी। अब देखने में लग रहा है कि भाजपा को कम विधायकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप एक बात पर गौर कर लीजिए, नीतीश कुमार को आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने का अनुभव है और भाजपा के साथ मिलकर भी सरकार चलाने का अनुभव है। यानी उनके लिए दोनों तरफ सहज भाव है, वो दोनों तरफ आते जाते रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास क्या कोई विकल्प है? और एनबीटी की खबर बताती है कि नीतीश कुमार और सोनिया गांधी के बीच एक सप्ताह में 3 बार बात हो चुकी है। हालांकि बात तो अमित शाह और नीतीश कुमार में भी हो चुकी है, लेकिन इसका नतीजा कुछ निकला नहीं है और सोनिया गांधी से बातचीत का नतीजा निकलता हुआ साफ साफ दिख गया है। बिहार में कांग्रेस के पास 19 विधायक है, लेकिन सवाल कांग्रेस के 19 विधायक का नहीं है। सवाल यह है कि बीजेपी की राजनीति बिहार में कहां जाकर रुकने वाली है। लेकिन इस सब के बीच एक और बात पर गौर कीजिए, बिहार में नीतीश कुमार के पास विकल्प है, लेकिन भाजपा के पास क्या विकल्प है? भाजपा को 44 विधायकों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन भाजपा के लिए ना तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं और ना ही जेडीयू के विधायकों में टूट की अब कोई गुंजाइश रह गई है। और इससे बड़ी बात, भाजपा ने 2020 के चुनाव के दौरान और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया है। लेकिन एक सच यह भी है कि भाजपा के पास बिहार में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो इस राजनीतिक कांड की बागडोर संभाल सके। जो पिछले माह से प्लान किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट और तमाम नेताओं के आरोप प्रत्यारोप आ चुके हैं, इसको स्पेशल 32 प्लान का नाम भी दिया गया है। इसके बाद भी बिहार में भाजपा सफल नहीं हुई। यानी बिहार में भाजपा के पास कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं है, कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है या कोई हेमंत बिस्वा नहीं है। यह दूसरा राज्य है जब भाजपा इस कारण चूकी है क्योंकि प्रदेश में उसके पास कोई ताकतवर नेता नहीं है। हाल ही में झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार के गिरने और उसकी पार्टी में टूट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चली थी, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आने लगे थे, लेकिन वहां पर भी भाजपा को कोई कामयाबी नहीं मिली। खैर, बात बिहार की कर रहे हैं तो बिहार पर ही फोकस रखते हैं। बिहार में क्या होने वाला है, यह तो अब तस्वीर करीब करीब साफ ही हो गई है, लेकिन नौबत यहां तक कैसे पहुंची और इसको समझने की बहुत जरूरत है। साल 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और नीतीश कुमार को भारी नुकसान हो गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 71 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में ये घटकर 43 रह गई। इसके पीछे भाजपा की कुछ राजनीतिक चालाकियां जिम्मेदार मानी गई। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के समर्थकों ने इशारों में और कभी खुलकर इस पर बात भी की। चिराग पासवान ने 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। आप याद कीजिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार इस तरीके से प्लान किए गए ताकि नीतीश कुमार को
चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सके और जिन सीटों पर भाजपा लड़ रही थी वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए। चिराग पासवान ने नारा भी दिया था, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार को करीब 25 सीटों पर एलजेपी के कारण हार का सामना करना पड़ गया। तो यह तो हुई चुनाव के दौरान की बात। इसके बाद बिहार में भाजपा ने महाराष्ट्र जैसा कांड रचने के लिए एक व्यूह रचना शुरू की। नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रहे आरसीपी सिंह को भाजपा ने धीरे धीरे गले लगा लिया और आरसीपी की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी और लॉन्च हुआ स्पेशल 32 मिशन। और खबरें यह आई कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के 32 विधायकों तक पहुंच बना लिए और इसके जरिए महाराष्ट्र जैसे कांड की तरह बिहार में राजनीतिक कांड की पटकथा लिखी जाने लगी। लेकिन नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का ही काम तमाम कर दिया और मामला ही उल्टा हो गया। यह कैसे हुआ? यह तो सामने ही है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देख लीजिए और कुछ महीनों की राजनीतिक गतिविधियों को देख लीजिए। और इसी के कारण जब रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भले ही इशारों में लेकिन भाजपा पर पार्टी को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार अब इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है, इसमें कोई शक किया नहीं जाना चाहिए। और यह भी माना जाना चाहिए कि भाजपा इस पूरे प्रकरण में नुकसान ही उठाती हुई दिख रही है। अब अंत में कुछ और बिंदुओं को एक बार देख लीजिए, फिर निष्कर्ष पर आएंगे। आप पिछले एक माह की घटनाओं पर गौर कीजिए। 17 जुलाई को अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर जो तिरंगा अभियान चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इसको लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई, मगर नीतीश कुमार इसमें नहीं आए। 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई में भोज का आयोजन किया गया, नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया, मगर वे नहीं आए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया, मगर वे नहीं आए। 7 अगस्त को भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया, मगर वह नहीं आए। इसलिए 2 बातों पर गौर किया जाना जरूरी है। एक, भाजपा पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक सीट का कैलकुलेशन बैठा रही है, लेकिन बिहार में वो चिंता में पड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि भाजपा में 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह मांग उठी थी कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ा जाए, लेकिन भाजपा यह साहस नहीं जुटा पाई थी। और दूसरी बात, मान लो भाजपा और नीतीश कुमार की राह अलग होती है, जो कि तय ही हो गई है, तो भाजपा के हाथ में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाने पर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। हालांकि कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये एक अलग बात है, लेकिन अभी ये माना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार को तरजीह दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, भाजपा अभी तक आरजेडी के MY समीकरण की काट बिहार में खोज नहीं पाई है। इसीलिए बिहार में अमित शाह और उनकी राजनीतिक कूटनीति फेल होती हुई साफ साफ दिख रही है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार अपने दोस्तों के साथ मिलकर कितने जो नए दोस्त बन रहे हैं समीकरण जो आ रहे हैं, इनके साथ कितने समय तक टिक पाते हैं और भाजपा प्रदेश में नीतीश कुमार के इस पलटी मारने के घटनाक्रम को किस संदेश के रूप में जनता तक पहुंचा पाती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी दूरी है और प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2025 में है और नीतीश कुमार जिस टोली का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, वहां पर भी अपनी अपनी सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और एक सच यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार आज 2005 से लेकर जो 2017 तक का उनका दौर रहा है, वो वाले नीतीश कुमार है नहीं। वो मजबूती आज उनकी वहां पर वो है नहीं। इसीलिए बिहार में आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में चलेगी, किस दिशा को पकड़ेगी, यह एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा समीकरण साफ साफ इशारा करते हैं कि बिहार में भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है और भाजपा को चोट पड़ती हुई दिख रही है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।